हमारी पॉलिटी की घटना चक्र चल रही थी और उसमें हम पॉलिटी के घटना चक्र में 5 चैप्टर पढ़ चुके थे। अब हमारा 6वां चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद। तो इस चैप्टर में हम अपने संविधान के मुख्य मुख्य जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद नामक चैप्टर है तो उसका जो काफ़ी दिया हुआ है, तो पहले नोट्स दिया हुआ है, फिर इसमें दिया हुआ है प्रमुख अनुच्छेद और फिर क्वेश्चन आंसर। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट्स में पढ़ते हैं जो प्रमुख अनुच्छेद है, तो उनको एक दृष्टि में देख लेते हैं। जितने भी 395 अनुच्छेद हैं उनको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 5 के बाद में सीधा 14 में आ गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 का, फिर 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, 26, फिर 26 के बाद 27, 28, 29, 30, ठीक है, 32। तो ये सब मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद पहले का संबंध है संघ का नाम दिया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी जो हमारा संविधान लिखा गया है तो पहले यही बताया गया है कि भारत मतलब है क्या, इंडिया दैट इज भारत, और भारत के इतने संघ मतलब भारत है, भारत के इतने राज्य क्षेत्र है, 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो पहले अनुच्छेद में तो यही बताया गया है कि कितने संघ का नाम क्या है, उसका राज्य क्या है। ठीक है, फिर दूसरे अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जैसे कोई नया राज्य है, जैसे कोई भारत किसी देश को जीत लेता है, किसी दूसरे क्षेत्र को जीत लेता है, चाइना के किसी क्षेत्र को कल जीत लेता है, या फिर ऐसा क्षेत्र जो भारत में वर्तमान में शामिल नहीं है उनको बाहर से फिर से शामिल करना है। जैसे सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन सिक्किम ने अपने आप को भारत के साथ शामिल करने के लिए आग्रह किया था, तो सिक्किम शामिल हो गया। तो ऐसे जो नए राज्य होते हैं, तो नए राज्यों का जो प्रवेश होता है, उनकी स्थापना होती है, वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। पहले तो संघ का नाम दे दिया गया, राज्य क्षेत्र दे दिया गया। फिर दूसरे में ये कहा गया कि अगर कोई नया देश है, नया क्षेत्र है, उसके लोग हैं और वो शामिल होना चाहता है तो वो भी भारतीय संघ में शामिल हो सकता है। फिर तीसरा अनुच्छेद क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है देखिए जो नया है वो भी शामिल हो सकता है, जैसे सिक्किम शामिल हो, कल अगर बांग्लादेश चाहे, पाकिस्तान चाहे तो वो भी हमारे देश में शामिल हो सकता है, तो वो दूसरे में कह दिया गया। साथ ही साथ तीसरे में ये कहा गया अनुच्छेद 3 में कि जो हमारी देश की सरकार है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे उत्तर बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया था, या बिहार झारखंड को मिला के कल एक ही राज्य बना दिया जाए, तो नए राज्यों का निर्माण करना ही हो, या फिर वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं, सीमा है, उनके नामों में परिवर्तन करना हो। यानी जो आजकल जितने देखो नए राज्य बन रहे हैं, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक थे, उनको अलग अलग कर दिया गया, या कई अलग अलग राज्य हैं उनको एक राज्य में बदलना हो, या फिर उनका नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र। तो ये जितना भी काम होता है जो भारत के पहले से क्षेत्र है उन्हीं में फेर बदल करके एक नया क्षेत्र बनाना है, नए क्षेत्र को खत्म करना है, तो इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 5 देखिए, इसमें मुख्य मुख्य अनुच्छेदों की बात कही जा रही है। ठीक है, इसीलिए कई आप देखेंगे कि कुछ अनुच्छेदों को छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसके, संविधान में नागरिकता से संबंधित है। सबसे पहले क्या दे दिया गया, देखिए संविधान को एक नज़र में एक क्रम में देखें, पहले दे दिया जमीन, यानी संघ कौन सा होगा, उसके राज्य क्षेत्र कौन होंगे, नया राज्य प्रवेश करना चाहता है वो भी हो जाएगा, वर्तमान राज्यों का क्षेत्र परिवर्तन कर सकते। अब संविधान में ये भी तो बताया जाएगा कि क्षेत्र क्षेत्र की बातें कर चुके, राज्य की बातें कर चुके, अब हम हमारे भारत में नागरिक कौन होंगे ये भी तो बताएंगे। तो नागरिक बता देंगे कि संविधान के प्रारंभ होने पर किनके पास नागरिकता थी। अब इसमें 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है उसमें यही बताया गया है कि किसके पास नागरिकता किसको मिलेगी, किसके नहीं मिलेगी, कौन देश के संविधान लागू होने के समय में नागरिक होगा, मतलब नागरिकता पाने का प्रोसेस क्या होता है, कितने तरीके से नागरिकता मिलती है, कितने तरीके से कैसे कैसे अगर आप फ्रॉड कर दोगे, कुछ कर दोगे तो कैसे आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 12 से 34 तक, 12 से 35 तक या 34 तक ऐसे दिया गया है, किसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है। 12 से 35 तक दिया गया है। तो 12 से देखिए 12 13 नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो भी थोड़ा सा गौण है, तो 14 दिया गया है क्योंकि इसमें मुख्य मुख्य दिया गया है। तो 14 देखिए ये भी मूल अधिकार है। इसके इसके इसमें ये बात कही जा रही है कि विधि के समक्ष समता है। अब नागरिक दे दिया, ठीक है, तो नागरिकों के अधिकार भी तो देंगे। मान लो कोई विदेशी आ रहा है, शरणार्थी आ रहा है, घुसपैठिया आ रहा है,
कोई हमारे देश में रह रहा है, तो जो यहाँ का मूल निवासी होगा, नागरिक होगा, उसके कुछ तो अलग अधिकार होंगे। तो किसको किसको पहले नागरिक का दिया गया, फिर उनके क्या क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, विदेशियों के क्या अधिकार होंगे, शरणार्थियों के क्या होंगे। तो ये सबसे मूल मूल अधिकार में दे दिया। मूल अधिकार में जो पहला मूल अधिकार कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सभी बराबर है। कानून सभी को एक ही नज़र से देखता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हो, कोई भी, सभी को समान रूप से देखा जाता है। फिर 15वां अनुच्छेद क्या कह रहा है, 15वां अनुच्छेद क्या कह रहा है, देखिए 14 तो कह दिया सभी के साथ विधि के समक्ष समता होगी। फिर साफ साफ अगले स्टेटमेंट में, ये बहुत ज़्यादा जरूरी था लिखना, सभी समान है, तो किस आधार पर समान है, 15वें में साफ साफ लिख दिया गया किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हो, मूल वंश यानी नस्ली वंश के आधार पे कि आप क्या कहते हैं, चीनी दिखते हो, आप साउथ इंडिया के हो, आप कश्मीरी दिखते हो, ऐसे आप राजस्थानी दिखते हो, ऐसे मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग यानी लड़की लड़का के आधार पर, ट्रांसजेंडर के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कि तुम बिहारी हो, तुम ये हो, इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 कह रहा। पहले कहा गया विधि के समक्ष कोई समता है सभी को, फिर साफ साफ लिख भी दिया गया। फिर 16 बताया गया कि नौकरी जिसमें होती है, जो लोक नियोजन का मतलब होता है, जो जनता होती है उनका नियोजन होता है, नौकरी पाते हैं, तो इनके विषय में भी अवसर की समानता दी गई कि सभी को समानता होगी। ठीक है, फिर देखिए छुआछूत इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे थी कि उसके लिए एक अलग अनुच्छेद 17 में बना दिया गया कि अस्पृश्यता का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया। अगर कोई इसके आधार पर भेदभाव करता है तो उसको सजा का प्रावधान भी किया गया है। फिर अनुच्छेद 18 में क्या कर दिया, यही समानता लाने के लिए ही तो सब कुछ किया जा रहा है। तो 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है वो समानता के लिए है। ठीक है, तो उपाधियों का भी अंत कर दिया गया कि भाई पहले अंग्रेज थे, बहुत ज़्यादा राय बहादुर की, राजा की, ये सब उपाधि दिया करते थे, तो वो अगर उपाधियां देते रहोगे तो समानता कैसे आएगी, कोई हमेशा के लिए बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा। तो ये भी अंत कर दिया गया। तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 के तहत जो नौकरी पाते हैं, जो सरकारी नौकरी, उनमें अवसर की समानता है कि सभी को समानता मिलेगी। फिर 19 में क्या दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का स्वतंत्रता। तो जो हमको बोलने का अधिकार मिलता है, जो हमको व्यापार करने का, जो कहीं घूमने का, कहीं आने जाने का, हमारी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, तो ये सारे जो अधिकार होते हैं अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। ठीक है, 20वां में क्या दिया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी 20वें में क्या दिया गया है, अगर आपके द्वारा कोई अपराध किया जाता है या आपको फंसा दिया जाता है तो आपको दोष सिद्ध होता है, उसके संबंध में भी संरक्षण दिया गया कि ऐसे कोई आपको फंसा नहीं सकता है, बल्कि उसके एक विशेष प्रक्रिया होगी, उसके तहत वो चीजें होंगी, तब आपको सजा मिलेगी। तो इसी कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 पे। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21 में साफ साफ कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन देने का अधिकार है, जीवन का अधिकार इसको दिया जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि राज्य या सरकार या कोई भी व्यक्ति उसकी किसी भी व्यक्ति की जान ऐसे नहीं ले सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही, मतलब उसको फांसी आंसी हो सकती है, और किसी तरीके से कोई सरकार किसी को सजा वजा नहीं दे सकती है। फिर 21 का, तो ये जो काखा गागा जो होते हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। तो 21 के ये भी मौलिक अधिकार है, इसमें साफ साफ ये बात लिख दी गई, शिक्षा का अधिकार की 6 से 14 वर्ष तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ये उनका मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार अगर सरकार ने, आपने देखा होगा पूरे देश भर में पहले सरकारी स्कूल किलोमीटर में खोले गए थे, गाँव गाँव में, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि मौलिक अधिकारों के तहत ये अधिकार दे दिया गया था। अब सरकार उन्हीं को बंद कर रही है, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मान लो कोई गरीब व्यक्ति है तो उस सरकार का दायित्व है, इसमें साफ साफ लिख दिया गया शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में क्या कहा जा रहा है, अनुच्छेद 22 में कहा जा रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी आपका गिरफ्तारी आपके पास, मतलब जैसे पुलिस आती है तो आपकी गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं कर सकती है, उसको प्रॉपर एक प्रक्रिया होगी। तो गिरफ्तारी और निरोध, जो आपको बंद करके रखा जाता है जेल में, उससे भी संरक्षण देने की बात कही गई। तो ये अनुच्छेद 22 में कहा गया। अनुच्छेद 23 में कहा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, को आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है, मानव का व्यापार नहीं कर सकता है कि इंसानों को बेच दे, उसकी किडनी निकाल के बेच दे, बच्चों को बेच दे, उसकी जबरन मजदूरी। तो बलात्श्रम यानी जबरन मजदूरी, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूर, ये सभी बंद कर दिए गए थे किसके, अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 में क्या कहा जा रहा है, साफ साफ फिर अब वही बात आई कि ना, बल से किसी को श्रम नहीं करवाया जा सकता। फिर अगले अनुच्छेद में बच्चों के लिए कर दिया गया
कि जो 14 साल तक के छोटे बच्चे हैं, उनको 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको जो कारखाने हैं उनमें लगाया नहीं जा सकता है। यानी कारखानों में आप 14 वर्ष से तक के छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप उनका नियोजन नहीं कर सकते हो। जो खतरनाक जगहें होती हैं उन पे उनका मतलब नियोजन नहीं किया जा सकता। फिर आता है 25 से 28 तक में क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है कि आपको धर्म मानने का अधिकार है। यानी एक एक बात संविधान में लिखी हुई है तभी तो ये उल्लंघन नहीं होता। तो अनुच्छेद 25 में क्या कह दिया गया, कोई भी व्यक्ति अपने अपने विश्वास की, अपने अंतःकरण की, अपने धर्म की अबाध रूप से मान सकता है, आचरण कर सकता है। उसके अनुसार अगर उसको सुबह सुबह उठ के पूजा करना है तो वो कर सकता है, गंगा जल चढ़ाना है चढ़ा सकता है, रोजा रखना है रख सकता है। तो ये 25 के तहत ही स्वतंत्रता मिल गई है। क्या, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मान सकता है, आचरण करने और उसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंधन की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है कि आप धार्मिक कार्य, आप भंडारा करवा सकते हो, आप जागरण करवा सकते हो, आप ये सारी चीज़ें करा सकते हो। यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की भी स्वतंत्रता। पहले तो धर्म मान सकते हो, ठीक है, उसका आचरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, फिर आप भंडारा वगैरह, कोई जागरण वगैरह, कोई दान कुछ भी कर सकते हो, आप कोई प्रबंधन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 26 के तहत किया गया। फिर उसके प्रबंधन करने में 27 देखिए छोड़ दिया है, वो बाद में देखेंगे जब मौलिक अधिकार वाला आएगा। अभी मुख्य मुख्य हम पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19, 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार हैं। मतलब अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है उनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, क्योंकि बहुसंख्यकों की ही सरकार होगी तो उनकी कहीं ना कहीं मांगे दब जाएं, कहीं उनके शोषण होने लगे, तो इसीलिए इनको विशेष अधिकार ये दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने की बात कही जा रही है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। फिर अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। ये सभी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार हैं। यानी 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित हैं। यहाँ पे उनके हितों का संरक्षण किया जा रहा है। 30 में कहा जा रहा है कि वही कोई शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, अपने संस्कृति, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जैसे उर्दू भाषी अपने अरबी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए संस्कृत के विद्यालय अपने कर सकते हैं। जैन मुनि अपने, जैन धर्म के लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था की स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ का पूरा प्रशासन भी संभाल सकते हैं। तो ये सारे अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत मिले। फिर अनुच्छेद 31 था, तो 31 के तहत संपत्ति का अधिकार था कि संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये अब वो मूल अधिकार नहीं बचा। फिर अनुच्छेद 32 आ गया। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने भी सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा था। मान लो आपको आज़ादी दे दी गई, लेकिन आप अगर उनका उल्लंघन होता है, आपकी कोई जान ले लेता है, इसकी को विरोध करने के लिए कोई कहीं जा ही नहीं सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो यही है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, पूरा नहीं करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हो और उनको कोर्ट लागू करवा सकता है। तो इसको कहते हैं अनुच्छेद 32 का अधिकार। ये एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। फिर अनुच्छेद आ गया 39, ठीक है, 39 से शुरू करते हैं। देखिए 36 से 51 तक अब चालू हो जाएंगे नीति निदेशक तत्व। तो अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। यानी राज्य जब शासन करता है, किसी की सरकार आती है, तो उसको कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना है, किन किन नियमों का ध्यान रखना है शासन करते समय, वो उन्हीं का उल्लेख अनुच्छेद 39 में किया। ठीक है, अनुच्छेद 39 का क्या कह रहा है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही जा रही है कि मतलब 39 के काम में कि ये सब नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, कुछ दे दिए गए अनुसरणीय कुछ तत्व सरकार को दे दिए गए। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सभी को समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, जो गरीब वर्ग होंगे उनको भी कानूनी सलाह मिलेगी, वकील मिलेगा। ये सब 39 के काम में कहा जा रहा है। फिर 40 नंबर क्या है, 40 में ये गांधीवादी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 41 के तहत क्या है, कुछ दशाओं में, अब देखिए सबसे पहले समान न्याय मिल गया, निःशुल्क विधिक सहायता मिल गई, ये सारी चीज, ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। अब 41 के अंदर क्या है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में साफ साफ कह दिया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन 40 के तहत होता है, फिर ग्राम पंचायत का गठन हो गया है। तो
सरकार काम भी दे, उनको शिक्षा भी उपलब्ध कराए और ज़रूरत पड़े तो लोक सहायता भी पाने का अधिकार है, ये जनता का है। अनुच्छेद 43 के का में क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में, ये देखो का वाले सब का खा गा वाले बाद में जोड़े गए हैं। उद्योगों के प्रबंध में अब देखिए पंचायत हो गई, काम पा गए लोग, शिक्षा पा गए, अब काम करने लगे तो कहेंगे जो काम कर रहे हैं उद्योगों के प्रबंध में, जो कर्मकार हैं, काम करने वाले लोग, वो भाग लेने का अधिकार है। यानी 43 के काम में कह दिया गया जो उद्योगों का, इंडस्ट्री का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें जो मजदूर वर्ग होता है उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। जब भागीदारी होगी तो उनके हितों की बात होगी। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 43 के का के तहत। फिर 43 का खा जोड़ा गया और इसमें कह दिया गया कि सहकारी समितियों के संवर्धन करने से संबंधित है। सहकारी समितियों के बारे में हम आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 44 क्या है? 44 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें कहा जा रहा है, इसको कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक समान सिविल नागरिक संहिता। तो इसका मतलब ये है कि जो भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी के लिए एक ही तरह का उस तरह का कानून होगा। जैसे आज हिंदू जो होते हैं, जैसे आपराधिक कानून होते हैं और सिविल कानून होते हैं, तो आपराधिक कानून में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक ही जैसी सजा मिलती है। चाहे अब ये नहीं होगा कि मुसलमान के हाथ काट दिए जाएं, उनके शरीयत के हिसाब से उनका न्याय किया जाए, ऐसा नहीं होता है। उनको सभी को समान न्याय दिया जाता है, केवल भारतीय कानून के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन जो जैसे विवाह वाले कानून हो गए, दत्तक पुत्र वाले हो गए, संपत्ति देने वाले हो गए और तलाक वाले कानून हो गए, ये सब धर्म के हिसाब से चलते हैं। ईसाई के अनुसार चलेंगे, हिंदू के हिसाब से चलेंगे और मुसलमानों के हिसाब से चलेंगे, शरीयत के हिसाब से। तो उसी को अब बदलने की बात हो रही है कि समय आ गया है, अब सभी को हम एक तरीके से न्याय दें। जैसे आपराधिक व्यवस्था लागू हुई है, आपराधिक क्षेत्र में कानून लागू हुआ है, वैसे ही अब सिविल क्षेत्र में भी हम, यानी नागरिक क्षेत्र में भी कानूनों का पालन करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें नेता वगैरह मतलब इसमें कर रहे हैं, इसमें सब लोग मिलकर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अलग की बात आ जाएगी तो मुसलमानों के लिए अगर लागू कर दिया जाएगा कि नहीं नहीं, उनका चोरी करते हैं तो उनको पत्थर से मारा जाएगा, उनका हाथ काट दिया जाएगा, तो वो गलत है ना। तो अगर वहाँ वो लागू हो गया है तो फिर उधर भी लागू होना चाहिए, क्यों नहीं लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 45 देखिए, अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देख रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। यानी बच्चों की शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, उनकी देखभाल से संबंधित है अनुच्छेद 45। फिर 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है कृषि और पशुपालन का संगठन करने से संबंधित है अनुच्छेद 48। फिर 48 का किससे संबंधित है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। देखिए 48 में क्या कहा गया? कृषि और पशुपालन का संगठन। तो कृषि, पशु कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, तो वही बात कही, कृषि और पशुपालन यानी। और 48 का में जंगल की बात कही गई है, नदी नालों की बात कही गई, जीवों की बात कही गई। यानी 48 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि पर्यावरण की बात कही जा रही है, उसके संरक्षण संवर्धन की बात कही जा रही, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने की बात कही जा रही। फिर अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत आता है कि जो सरकार है ना, वो न्यायपालिका के मामले में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि न्यायपालिका अगर जजों को भी यही सरकार चलाने लगेगी तो कुछ मतलब तानाशाही हो जाएगी, पूरा पावर इसी के पास हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कार्यपालिका यानी जो हमारी सरकार होती है वो न्यायपालिका से पूरी तरीके से उसकी पृथक्करण यानी अलग होने की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 50 हो गया। 51 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 51 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करने से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 51 को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर देखिए ये नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं 51 का। 51 का बाद में जोड़ा गया है और ये मूल कर्तव्य हैं, ये रसिया से लिए गए हैं। अधिकार हो गए, अब नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं ये बात बताई जाएगी। अब आ गया हमारी संघीय कार्यपालिका यानी केंद्र की, जो केंद्र सरकार होती है उसके बारे में, सभी अंगों के बारे में आता है। तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के बारे में सारी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात कही जा रही है। अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई जा रही है कि किस प्रकार से एकल, संक्रमणी और हस्तांतरणी मत पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, तो पूरा किस प्रकार से निर्वाचन, कौन कौन उसमें शामिल होता है, तो ये सारी बातें अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 57 में
क्या कही जा रही है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कोई एक बार राष्ट्रपति बन जाता है तो दोबारा कैसे बन सकता है, ये सारी बातें अनुच्छेद 57 में कही जा रही हैं। अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 58 कह रहा है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होती हैं। अहर्ताओं का मतलब होता है कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यताएं चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और यही सारी जो होती हैं, तो अहर्ताओं की बात कही जा रही है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 61 देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया, अब क्या है, राष्ट्रपति पर कैसे हटा सकते हैं, कैसे उस पर महाअभियोग चला सकते हो, क्या प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 59 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, यानी क्या सेवा शर्तें होती हैं, क्या क्या उसको दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, देख क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए शर्तें होनी चाहिए। फिर उसको शपथ कौन सी दिलाई जाती है, यानी हमारे जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग होते हैं इनको एक प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, तो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो उन्हीं शपथ के बारे में राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है उसका वर्णन, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। 61 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस, उसके प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बाद बताई जा रही है, किस प्रकार से राष्ट्रपति खत्म हो गया अब उपराष्ट्रपति हो गया, उसके बारे में बताया जा रहा है। अनुच्छेद 70 क्या कह रहा है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी 70 ये बात कह रहा है, मान लो किसी वजह से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं या अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति पद ही, यानी किस प्रकार से, यानी उस स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, ये बात बताई गई है। तो ज़्यादातर मामलों में तो उपराष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो सीजीआई नहीं है तो फिर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो कर्तव्यों का संचालन करेगा, ये अनुच्छेद 70 में कहा गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 72 है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें यह कहा गया है जो राष्ट्रपति होता है उसकी कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। किसी को सज़ा मिल जाती है, फांसी की सज़ा मिल जाती है, या फिर सेना के सैन्य न्यायालय द्वारा कोई सज़ा दी जाती है, किसी को बंदी 10 साल की सज़ा मिलती है, तो राष्ट्रपति के पास यह विशेषाधिकार होता है कि वो चाहे तो किसी की सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर सकता है, जैसे फांसी की सज़ा मिली पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, या सज़ा को हल्का कर सकता है। जैसे कहने का मतलब है अगर 5 साल की जैसे कठोर कारावास की सज़ा है, सश्रम सज़ा है, तो उसको आसानी वाली सज़ा में तब्दील कर सकता है, या फिर वो अधिक समय वाली सज़ा है जैसे 10 साल की सज़ा को 5 साल की सज़ा में बदल सकता है। ये सारे काम वो कर सकता है, ये अनुच्छेद 72 के तहत किया गया है। ये राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत उसकी न्यायिक शक्ति का उल्लेख किया गया है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति, ये जो राष्ट्रपति की उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 73 में क्या किया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने की बात कही गई। अनुच्छेद 74 में क्या कहा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का होने, ये अनुच्छेद 74 में दिया गया। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, जैसे यह राष्ट्रपति होता है इसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री बैठा होता है, इधर ये अलग अलग मंत्री बैठे होते हैं, ये सभी इसकी सलाह के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो सलाह होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की, ये इसको मानना हमारे यहाँ पे बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 75 का 1 कहा जा रहा है, ये भी बहुत आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। फिर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति जब करना होगा तो प्रधानमंत्री से पूछेगा किसको किसको नियुक्त करना है। अनुच्छेद 76 में हमारे महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। एक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी को समझिए एक ऐसा व्यक्ति होता है, राज्यों में होता है महाधिवक्ता, राज्यों में होता है महाधिवक्ता और केंद्र में होता है महान्यायवादी। ये एक हिसाब से समझिए जैसे आपका वकील है किसी व्यक्ति का, तो वो सरकार का वकील होता है, सरकार के पक्ष को रखता है, प्रेजेंट होता है न्यायालय वगैरह में। सरकार कोई कानून पास करके आती है, अब उसी के खिलाफ मतलब कोई योजना आ गई सरकार की, जैसे सरकार की कोई योजना आ गई, सरकार का कोई नियम आ गया, जैसे योगी जी ने एक हाल ही में कानून पास किया था, एक नियम लेके आए थे कि जो भी विक्रेता होगा, फल विक्रेता, वो अपने धर्म का नाम, अपना नाम लिखेगा, तो उसको भी चुनौती दी जाती है। तो इसी नियम के तहत महान्यायवादी होता है, तो ये महान्यायवादी भी सरकार का पक्ष रखता है, सरकार की ओर से कोर्ट में केस लड़ता है कि नहीं हमारा देखिए ये पक्ष है, और अगर पक्ष हार जाता है तो जो न्यायालय होता है वो रद्द कर देता है। ऐसा नहीं कि सरकार ने पास किया तो सब सही है। तो महान्यायवादी ही सरकार का एक हिसाब से वकील होता है, जो सरकार के पक्ष विपक्ष को पूरे केस लड़ता है, सरकार की तरफ से प्रेजेंट होता है। अगला जो हमारा 79वां नंबर है वो है अनुच्छेद संसद के गठन के बारे में बताया जा रहा है कि संसद क्या होता है। संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तीनों से मिलकर
ये बनता है, यहाँ से पारित होकर यहाँ जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर कानून बनेगा। यानी संसद के गठन की बात कही जा रही है। अनुच्छेद 81 में राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में, ठीक है। 83 के 1 में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ऐसा बताया गया है। 84 में क्या बताया गया है, संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसके इस वहाँ पे पद पाने के लिए अब क्या कौन कौन सी आपके लिए एलिजिबिलिटी अर्हता होनी चाहिए। 85 में क्या किया गया, संसद का सत्र कितने होते हैं, शीतकालीन, मानसून, बजट सत्र। तो सत्र के बारे में, सत्रावसान कैसा होता है, विघटन कैसे होता है, एक सत्र से जब खत्म होता है तो उसको सत्रावसान कहते हैं, ठीक है। और सत्र पूरी तरीके से सत्र को खत्म ही कर दो, उसको सत्र को विघटन कहते हैं। अनुच्छेद 86 क्या कहा गया है, सदनों में अभिभाषण, देखो सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया है। यानी जो दोनों सदन होते हैं वहाँ राष्ट्रपति अभिभाषण करता है, उनको संदेश भेज सकता है। ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। वहाँ सदन में अभिभाषण कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा में या संयुक्त बैठक में उनको कोई मैसेज भेज सकता है। ये राष्ट्रपति के अधिकारों की बात कही जा रही है। फिर अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात कही जा रही है। लेक्चर देते रहते हैं राष्ट्रपति समय समय पर हर जगह जा जाके। अनुच्छेद 79 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया जा रहा है, जो चेयरपर्सन होते हैं। 93 में लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। यानी 79 में राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, सभापति उपसभापति, इसके बारे में बताया गया है। 93 में लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। 100 अनुच्छेद 100 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, यानी पक्ष और विपक्ष के मत जब बराबर हो जाते हैं तो ये कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत डालने का अधिकार। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जब दोनों तरफ पद जो मत बराबर हो जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, अपना जिधर मत दे दे उसी की बात मानी जाती है, वही विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है, उसी की बात मान ली जाती है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है अनुच्छेद 100 के तहत। फिर 100 क्या कहता है, सदनों में गण पूर्ति यानी कोरम होनी चाहिए, यानी इतने मिनिमम सदस्य 1/10 होने चाहिए। जितने जैसे 100 सदस्य हैं तो 10 सदस्य होने चाहिए, नहीं तो सदन की जो बैठक होती है वो नहीं हो सकती। तो इसको गण पूर्ति के बारे में बताया गया है, कितने होने चाहिए, कोरम कितना होना चाहिए। अनुच्छेद 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्हरता, यानी अगर ये चीज़ होंगी तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो निर्हरताओं के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 105 का कहा जा रहा है कि विशेषाधिकार की बात करता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं, जो संसद होते हैं, उनको अपनी बात रखने के लिए, जनता की बात उठाने के लिए वो सदन में किसी भी तरीके से स्वतंत्र होकर बोल सके, अपनी बात कह सके, उनके ऊपर कोई केस ना चले। तो यही है जी, इसी अनुच्छेद के तहत अगर कोई जो संसद सदस्य विधायक है ये वगैरह कुछ बोल देते हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता है, ठीक है। तो यही अनुच्छेद जो उनको संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 105। संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में बात कही जा रही है। जितने भी संसद के दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उसके सदस्य हो गए सांसद, विधायक और समितियां होती हैं, इनकी शक्तियां, उनके विशेषाधिकार, उनके उन्मुक्तियों के बारे में आपने सुना होगा कई बार। एक बार जैसे महाराणा प्रताप के बारे में किसी सांसद ने कुछ कह दिया था तो उसके ऊपर कोई केस नहीं चला था। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो संसद के अंदर ही कोई बात कहेंगे, विधानसभा के अंदर, तभी, क्योंकि अब वहाँ भी अगर आप रोकने लगोगे तो वो कभी कोई बात कह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए होता है ये। अनुच्छेद 105 के तहत उनको एक हिसाब से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है कि देखिए संयुक्त बैठक कभी कभी होता है, जैसे कोई विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, गतिरोध है, तो बुला के बैठक पास कर दिया जाता है। या फिर कई ऐसे मौके होते हैं जब दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 109 क्या कह रहा है, धन विधेयकों के संबंध विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। देखिए कई तरह के विधेयक होते हैं, ठीक है, संविधान संशोधन करने से संबंधित विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक। तो धन विधेयक कैसे आते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, किसको अधिकार ज़्यादा होगा, किसको कम होगा, लोकसभा को ज़्यादा होगा कि राज्यसभा को ज़्यादा होगा। तो ये सारी बातें धन विधेयकों के संबंध जो सारी बातें हैं, विशेष प्रक्रिया है अनुच्छेद 109 में। फिर 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जब भी आ जाए बजट का वर्णन किस में दिया गया है,
अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन दिया गया है, इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 इसमें संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, जो एस्टिमेट्स होते हैं संसद के, बताता है कि इतना इतना खर्च चलेगा, उसके संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। फिर अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, यानी कोई भी धन जो निकाला जाता है सरकार चलाने के लिए, जो भी धन निकाला जाता है, जो सरकार का पैसा, जो देश का पैसा होता है, जो पूरी निधि होती है, जितना फंड होता है उससे निकाला जाता है, जो संचित कोष से, तो जिस विधेयक के तहत निकाला जाता है उसको विनियोग विधेयक कहते हैं। तो विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के तहत उसका उल्लेख किया गया। फिर अनुच्छेद 115 के तहत अनुपूरक अनुदान संबंधी विधेयक, अतिरिक्त अनुदान संबंधी विधेयक और अधिक अनुदान संबंधी विधेयक। अनुपूरक का मतलब है कोई योजना है वो पूरी होने वाली थी लेकिन उसके लिए पैसा घट गया, तो उसको पूरा करने के लिए जो अनुदान लगेगा उसको अनुपूरक अनुदान। अतिरिक्त अनुदान, कोई जैसे कोई योजना चल रही थी उसके साथ में हमने क्या कर दिया कि पहले टैबलेट देने के लिए भी कहा था, फिर टैबलेट के साथ हमने इलेक्ट्रिक वाला पेन देने की बात कही थी, तो उसके लिए जो पैसा देने के लिए निकाला जाएगा पैसा, तो अतिरिक्त अनुदान विधेयक से निकाला जाएगा या अधिक अनुदान वाले विधेयक से ही निकाला जाएगा। अनुच्छेद 116 के तहत क्या कह रहा है, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान के बारे में कहा जा रहा है। इनके बारे में हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 117 क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 122 के बारे में, ये वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है ये भी पढ़ेंगे आगे चल के हम, ठीक है। अनुच्छेद अभी थोड़ा सा सरसरी निगाह में एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 122 में क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। देखिए, न्यायालय द्वारा कभी भी संसद में जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी मंत्री बोलते हैं, उनमें न्यायालय इंटरफेयर नहीं करता है। हाँ, जब प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा या कोई किसी अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो होगा, लेकिन सामान्य मामलों में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों में जांच नहीं की जाती, उसके मामले में इंटरफेयर नहीं किया जाता। ये अनुच्छेद 122 में कही गई है, क्योंकि तभी तो बांट दिया गया ना, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। न्याय करने का अधिकार एक को दे दिया गया, सरकार चलाने का अधिकार दूसरे को दे दिया गया, कानून बनाने का अधिकार तीसरे को दे दिया गया। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अनुच्छेद 123 में क्या है, अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है। मान लो संसद के सत्र नहीं चल रहे हों, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संसद के सत्र नहीं चल रहे हों और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें कानून अनिवार्य हो, तो राष्ट्रपति ऐसी अवस्था में एक अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वो वैसा ही होता है जैसे सामान्य कोई कानून पास होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में देखिए आ गया। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी सुप्रीम कोर्ट कैसी स्थापना होगी, इसमें कौन कौन शामिल हो गए। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय होते हैं। अभिलेख का मतलब होता है कि पहली बात तो ये कि इनके जो भी डिसीजन होते हैं वो एक अभिलेख के रूप में, एक मानक के रूप में रखे जाते हैं। और जितने भी निचली न्यायालय होती हैं वो जब डिसीजन देती हैं, जब निर्णय देती हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय होते हैं उन्हीं को आदर्श मानती हैं और उसी के हिसाब से निर्णय देती हैं, उसके विपरीत जाके निर्णय नहीं दे सकती। इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय होना। यानी अनुच्छेद 129 के तहत जो उच्चतम न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय है, और नीचे आने वाले अनुच्छेद होंगे उसमें किसी अनुच्छेद के तहत क्या होगा, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होंगे। और साथ ही साथ इनको अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार होता है, कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अनुच्छेद 131 में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, यानी कौन कौन से ऐसे मामले होते हैं जो सीधा के सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो उसको कहते हैं आरंभिक अधिकारिता। यानी कुछ ऐसे मामले हैं, अनुच्छेद 131 में लिखा हुआ है कुछ मामले जिनकी आरंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय के पास ही होती है। अनुच्छेद 137 में क्या कहा जा रहा है, जो भी निर्णय है, आदेश हैं, उनका उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन करना। यानी उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, जो सरकार के आदेश आ जाएंगे, निर्णय आ जाएंगे, या अपने द्वारा कोई निर्णय दिया गया था, पहले कोई डिसीजन दिया गया था, तो उसका रिव्यू कर सकता है, फिर से उसको देख सकता है, उसका पुनर्विलोकन कर सकता है, उसको बदल भी सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 143 में वर्णन किया गया उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगे, जरूरत पड़े कि हमको सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राय लेनी चाहिए कानून के संबंध में, संविधान के संबंध में, किसी प्रावधान के संबंध में, तो कह सकता है ऐसा राष्ट्रपति से, ठीक है। राष्ट्रपति कह सकता है उच्चतम न्यायालय से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है।
तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। जैसे मानिए एक हिसाब से ये चौकीदार की तरीके होता है, जितना भी पैसा आया गया होता है, खर्चा होता है, तो जैसे तिजोरी के बाहर एक चौकीदार बैठा दो तो वो देखता रहता है कौन आया, कितना पैसा निकाला, फिर वो लेखा जोखा रखता है, फिर बड़े बड़े भ्रष्टाचार खुलते हैं। तो इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये होता है अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, फिर आ गया अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या है? राज्यपाल के बारे में बताया गया है, राज्यों के राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 154 क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, ये बताया गया। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं, योग्यताएं, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं। अनुच्छेद 161 में क्षमा करने की, जैसे राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति होती है उससे थोड़ा सा कम होता है। राष्ट्रपति जो होता है मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन ये क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल मृत्यु दंड वालों को। बाकी को सारे अधिकार, शक्ति, न्यायिक शक्ति बराबर होती है, लेकिन ये मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति नहीं होती राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति की जो राज्यपाल है उसकी क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन करने की, परिहार करने की, लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के उल्लेख की बात कही जा रही है कि उसके लिए, भाई आप राज्य में भी देखो ना, जो राज्यपाल होता है उसकी सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होती है, और इन्हीं की सहायता सलाह से करता है। बस ये होता है कि जो भी मुख्यमंत्री वगैरह उसके मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं उस बाध्य होता है, इसलिए राज्यपाल का कोई हैसियत नहीं होती, बाकी उसी की सहायता से काम होता है, औपचारिक तौर पे ही होता है ऐसा। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 क्या होता है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और फिर मुख्यमंत्री की सहायता पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। जो चुन के आता है वो पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता है राज्यपाल, जो बहुमत का नेता होता है, और फिर मुख्यमंत्री कहता है कि इसको मंत्री बनाओगे, इसको श्रम मंत्री हम बनाएंगे, इसको पुलिस का वो बनाएंगे, तो उसी के हिसाब से होता है। ठीक है, राज्यपाल उसी को नियुक्त करता है मंत्री के पद पर, जिसको मुख्यमंत्री बोलता है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। देखिए, महान्यायवादी था केंद्र में और इधर है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य सरकार का एक हिसाब से वकील होता है, राज्य सरकार के जो भी कानून होते हैं इनको डिफेंड करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 169 क्या है? राज्यों में विधान परिषद का कैसे उत्साधन और सृजन हो सकता है। अनुच्छेद, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 169 के तहत, कि अगर किसी राज्य को लगता है कि हमको विधान परिषद की जरूरत है तो वो उसकी क्या प्रक्रिया होगी और कैसे उसको खत्म किया जाता है, उत्साधन करना, उसका सृजन करने से संबंधित पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान, विघटन के बारे में। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण, उनका संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल जो दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में जो भाषण देता है उनको संदेश भेजने का अधिकार होता है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण करने का बात बताई गई है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया जा रहा है। अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्हरता के बारे में बताया गया है कि क्या क्या होगे तो आप नहीं बन पाओगे विधानसभा अध्यक्ष। 194 क्या है? विधानमंडल के सदनों की, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां वही जैसे अनुच्छेद 72 के तहत जो केंद्र के जितने भी सांसद थे उनके जो विशेषाधिकार होते थे, जिसके तहत वो सदन में कुछ भी बोल सकते थे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, वैसे ही अनुच्छेद 194 के तहत जो विधायक होते हैं उनको भी सदनों में उनके सदस्यों की कुछ समितियां होती हैं, ठीक है, उनको कुछ शक्तियां दिए जाते हैं, विशेषाधिकार दिए जाते हैं, कुछ उन्मुक्तियां दी जाती हैं। फिर अनुच्छेद 200 आ गया, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति नहीं देना, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित कर लेना, ये सभी बातें बताई गई हैं। तो जैसे कोई विधायिका, जैसे राज्य विधानमंडल से पारित होकर कोई विधेयक गया तो राज्यपाल चाहे तो अनुमति दे या फिर न दे अनुच्छेद 200 के तहत, या फिर राष्ट्रपति के लिए भेज दे कि भैया हम नहीं देंगे, राष्ट्रपति इसको देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मामला टेढ़ा है। तो ये होती है राज्यपाल की ये जो शक्ति है, ये अनुच्छेद 200 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है, उसके बारे में स्पष्टता बताया गया। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल का जो विश्रांति काल होता है, जब कोई भी विधान परिषद या विधानसभा अपने
चलन में नहीं होता है, उसका सत्र नहीं चल रहा होता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि कानून की जरूरत होती है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 213 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी अभिलेख न्यायालय होता है, इसके जो डिसीजन होते हैं वो आदर्श के रूप में होते हैं। जो निम्न स्तर की न्यायपालिका होती हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वो इन्हीं को आधार बनाकर डिसीजन देते हैं। अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है, उच्च न्यायालयों का गठन करना। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके पद की शर्तें क्या होती हैं, ये बताया गया। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा क्या शपथ कैसे ली जाती है, उसका क्या शपथ, एक प्रक्रिया होती है, एक पूरी शपथ लिखी होती है, उसी को लेना होता है, वो अनुच्छेद 219 में। उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति, जैसे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ रिटें निकाल सकती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, ये कई सारी 5 होती हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 226 के तहत होता है। फिर उसी तरीके से अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 201 और आगे देखते हैं अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। यानी होता क्या है, हर एक राज्य के लिए एक अलग हाई कोर्ट नहीं होता है, कभी कभी हाई कोर्ट की कमी होती है, तो कई राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तीनों का एक ही न्यायालय है। उसी तरीके से जो हमारा लक्षद्वीप होता है उसका न्यायालय हो सकता है बगल वाले राज्य केरल वेरल को दे दिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इधर वाले को दे दिया जाए, असम में गुवाहाटी वाला दे दिया जाए आसपास के राज्यों के लिए। तो 231 क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के प्रावधान की विशेषता का वर्णन 231 में किया गया। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में बताया गया है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताई गई, यानी अनुच्छेद 239 से इंपॉर्टेंट चालू हो जाते हैं। अनुच्छेद 239 का ठीक है, 241 ये। अब देखिए सबसे पहले 239, ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, पांडिचेरी हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव हो गया, तो इनका प्रशासन कैसे चलता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 239 में किया गया है। 239 का में किसका वर्णन किया है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। देखिए अन्य जो राज्य होते हैं वहाँ पे विधान परिषद, विधानसभा नहीं है, लेकिन दिल्ली में है ये चीज़ें, तो दिल्ली के लिए विशेष उपबंध की बात कही गई, क्योंकि ये राजधानी भी है। तो दिल्ली के लिए जो विशेष उपबंध है प्रशासन से संबंधित, वो अनुच्छेद 239 का में दिया गया है। अनुच्छेद 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए हाई कोर्ट क्या होगा, उसके बारे में वर्णन 241 में की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 243 के का में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 का खा, अब देखिए सब ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से, 243 का का, खा, गा, घा, झा, टा, था, ना, या का, या घा, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट एक बार की निगाह में देख लेते हैं। 243 का ग्राम सभा का गठन, 243 का खा पंचायतों का गठन, फिर गा पंचायतों की संरचना, घा पंचायत में स्थानों का आरक्षण, जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है, SC ST को आरक्षण मिलता है, तो पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, या 243 का घा में इसका वर्णन किया गया है। फिर 243 का झा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन करने की बात कही गई है। राज्य वित्त आयोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्थानों का आरक्षण 243 का घा, और वित्त आयोग का गठन उसके लिए, जो पंचायत होती है इनकी वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए 243 का झा। फिर टा में किसका वर्णन किया गया है, ठीक है, 243 का टा, इसमें पंचायतों का कैसे निर्वाचन होता है, कैसे इन पे चुनाव होता है। 243 का था, नगर पालिका का गठन कैसे होता है, नगर पालिका में चुनाव कैसे होता है। 243 का ना, इसमें नगर पालिकाओं में भी तो आरक्षण लागू होता है, उसके बारे में बताया गया है। 243 में या का, इसमें नगर पालिकाओं का निर्वाचन से संबंधित है। 243 या के घा में जिला योजना के लिए समिति बताई गई है। फिर 245 में क्या बताया गया है, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, इसमें वर्णन किया गया है। 246 के बारे में किसके बारे में वर्णन किया गया है, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट हो गया। फिर 246 का GST के बारे में बताया गया है, गुड एवं सर्विस टैक्स,
के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं, विधि बनाने की शक्ति बताई गई है 246 का 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में किसके अधीन रहेंगी ये बताया गया है। ठीक है, देखिए अवशिष्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे संघ सूची के अंतर्गत केंद्र किसमें कानून बना सकता है ये बता दिया गया, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों शक्ति बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे कोई अधिकार ही नहीं बताया गया होता, तो जो अवशिष्ट विषय रख जाते हैं, अवशिष्ट माने होता है बचा हुआ अवशेष, तो उसमें जो शक्ति बनाने का अधिकार होता है वो किसकी शक्ति होती है, वो केंद्र सरकार की होती है। तो उसी अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में कहाँ पे वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 248 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243 का या के झा में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। 249 में क्या कहा गया, राज्य सूची के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। होता क्या है कि जैसे राज्य सूची के विषय होते हैं, तो कोई राष्ट्र हित में अगर बात आ जाती है तो संसद उनमें कानून बना सकता है, लेकिन ऐसा पारित करना राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय पर जो संसद होती है वो कानून बना सकती है। तो उसका वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया। अनुच्छेद 250 क्या कह रहा है, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन, यानी जब आपातकाल लागू हो तब राज्य सूची के विषय पर संसद विधि बनाने के संबंध में संसद की शक्ति, यानी कई ऐसे विषय आ जाते हैं जिसमें राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है। एक होती है जब राष्ट्रीय हित में कोई चीज घोषित हो जाए, फिर होता है जब आपात की उद्घोषणा लागू हो, उस समय राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकती है अनुच्छेद 250 के तहत, या फिर राज्य ही ऐसा कर दे कि हमारे लिए कानून बना दो, यानी 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से जब खुद कहें तो विधि बनाने की संसद की शक्ति, और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, ये सभी चीजें बताई गई 252 में। 253 के तहत क्या वर्णन है, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए क्या विधान बनाया जा सकता है। जैसे हमने बांग्लादेश के साथ में भारत सरकार ने कोई समझौता कर लिया कि कुछ क्षेत्र जो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको कुछ क्षेत्रों को तुम ले लेना हमारे और अपने वालों हमको दे देना ताकि प्रशासन करने में आसानी हो। तो ऐसे स्थिति में कोई समझौता करना होगा तो उसको लागू करने के लिए जो कानून बनाना होगा, जो सुधार करने होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, करार होते हैं, इनको प्रभावी करने के लिए जो विधान बनता है वो अनुच्छेद 253 के तहत आता है। अनुच्छेद 262 में क्या आता है, अंतर्राज्यीय नदियों नदी दूनों के संबंध में जल संबंधी कह रहा है विवादों का निर्णय बताया गया है। जो कई एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी बहती है और राज्यों के बीच में विवाद होता है, लड़ाई होती है पानी को लेकर के, तो उनका जब विवाद होता है तो कहाँ पे इसका समझौता होगा, कहाँ पे न्याय होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 262 में बताया गया। 263 में क्या बताया गया, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किया गया। जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे संबंध अच्छे बनाए जाए उसके लिए, तो उसके संबंध में प्रावधान उपबंध 263 में किया गया है। ठीक है, और अगले भारे देखिए कुछ बचे हुए हैं फिर से और अनुच्छेद, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। काफ़ी हैं, इसमें पूरा देख रहे हैं इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 266, भारत और राज्यों की संचित निधियां लोक लेखे के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी संचित निधि के बारे में, जो भारत की संचित निधि होती है, राज्य की जो संचित निधि होती हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, उसके बारे में वर्णन हमारा 266 अनुच्छेद के तहत दिया गया। अनुच्छेद 267 में क्या बताया गया है, राज्यों भारत और राज्यों की आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है, यानी निधि के बारे में बताया गया है। 266 में बताया गया जो संचित निधि होते हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, लोक लेखा होते हैं, उसके बारे में। फिर कुछ पैसा होता है जो आकस्मिक कामों के लिए, कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, कोई भूकंप आ गया, तो आकस्मिक निधि होती है, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 279 के का में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है, जो जीएसटी परिषद होती है वो कैसे काम करती है। ये देखिए का खा गा ये बाद में आए हैं, ठीक है, तो इसीलिए 279 के का में बताया गया है जीएसटी परिषद के बारे में। 280 में क्या बताया गया है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियों के बारे में बताया गया। 300 का के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो पहले ये अधिकार था, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता था अनुच्छेद 31 के तहत, लेकिन इसको बाद में कानूनी अधिकार बता दिया गया था, मतलब मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और इसको अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया था कि बिना कानून बनाए किसी भी अन्य तरीके से, मतलब कि व्यक्तियों की संपत्ति से आप उनको संपत्ति छीन नहीं सकते हो। ठीक है, तो संपत्ति ले सकते हो लेकिन उसका एक विशेष प्रावधान हो सकता है। जैसे
किसी के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कुछ कहने को नहीं, 1000 बीघा, 2000 बीघा, 2000 एकड़, तो उसकी संपत्ति सरकार राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकती है, ताकि देश के विकास में और उसको सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए लगाया जा सके। क्योंकि उन्होंने कमाई तो है नहीं है, राजा महाराजा के मतलब उनके हिसाब से उनको मिल गई थी जमींदारी करने के लिए, उनका मदद करने के लिए, अंग्रेजों की मदद करने के लिए, इसीलिए ऐसा कानून है। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के तहत बताया गया कि आप व्यापार कर सकते हो, बेच खरीद सकते हो चीज़ों को और मिल भेज सकते हो, सारी स्वतंत्रता 301 के तहत दिया गया। 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने के बारे में बताया गया है। 312 के तहत अनुच्छेद 312 क्या है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का आप सृजन कर सकते हो। 315 में क्या बताया गया, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाएं जो होती हैं, यानी यूपीएससी, यूपी पीसीएस और इन सभी चीज़ों को, बिहार पीसीएस, इन सभी के बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया है। फिर 323 का ये प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात करता है। मतलब जैसे प्रशासन के क्षेत्र में, जैसे डॉक्टरों के संबंध में प्रशासन करना हो, इंजीनियरों के संबंध में हो, आईएएस वगैरह हो, तो इनके मामले में कुछ टेक्निकलिटी होती है। न्यायालय उतना मतलब अंदर घुस के इतना विशेषज्ञ तरीके डिसीजन नहीं दे सकता। मान लो कोई बीटेक इंजीनियर है, वही कोई डिसीजन लिया, वो बताएगा नहीं हमारा ये नियम होता है फिजिक्स का, ये नियम, इसकी वजह से हमने ऐसा डिसीजन लिया था। तो उसको पकड़ने के लिए, उनको मतलब न्याय देने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड न्यायाधीश चाहिए जो उनको समझ सके। तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकरण की नियुक्ति की जाती है। तो वही है अनुच्छेद 323 के तहत प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 323 के खा में अन्य विषयों के लिए भी अधिकरण बनाने की बात कही गई। अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही जा रही है कि किस प्रकार से निर्वाचन होगा, उनका अधीक्षण होगा, उनको डायरेक्शन होगा, उनका कंट्रोल किया जाएगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के क्या क्या काम होंगे ये बताई जा रही। अनुच्छेद 326 क्या है, अनुच्छेद 326 में लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, तो ये अनुच्छेद 326 में कहा जा रहा है। अनुच्छेद 323 में एससी एसटी, जो लोकसभा में एससी एसटी जो होते हैं, इनके लिए स्थानों का आरक्षण, यानी आरक्षण भी तो दिया जाता है ना, जब चुनाव होते हैं, लोकसभा में होता है, विधानसभा में होता है। तो लोकसभा में जो आरक्षण होता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 का के तहत महिलाओं के आरक्षण की भी बात कही गई है। बाद में जोड़ा गया है कि लोकसभा में जो स्थान होते हैं ना, उनमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। कुछ सीटें होंगी महिलाओं के लिए 1/3, कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगे। ये 330 के काम में बताया गया। यानी एससी एसटी के लिए आरक्षण लोकसभा में वो 330 के तहत, 330 के का के तहत यानी बाद में जोड़ा गया, वो महिलाओं के लिए। 331 में क्या बताया गया है, लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं, पहले अंग्रेज हमारे यहाँ पे शासन करते थे, तो कुछ बच्चे होते थे अंग्रेज और भारतीय माता पिता, यानी एक भारतीय होता था, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उनको आंग्ल भारतीय, तो उनके संबंध में भी कुछ आरक्षण देने की बात कही गई थी, जो बाद में अभी खत्म कर दिया गया 2019 में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद का कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, निरस्त हो गया। 332 के तहत क्या, राज्यों की विधानसभाओं में जो SC ST होते हैं उनके संबंध में आरक्षण, यानी देखिए इधर कहा जा रहा है 330 में क्या कहा जा रहा है, लोकसभा में SC ST को जो आरक्षण मिलता है, और 332 में क्या कहा जा रहा है, राज्यों की विधानसभा में जो SC ST को आरक्षण मिलता है उसके बारे में बताया गया। 332 में वही राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण उसका प्रावधान किया गया है। 333 में राज्यों की विधानसभा में वही आंग्ल भारतीय समुदाय की बात की जा रही, जो बाद में खत्म कर दिया गया था, यानी 333 खत्म हो गया है और 331 खत्म हो गया, इनका कोई महत्व नहीं रह गया। 334 क्या करे, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात लागू न रहना। स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के बाद, यानी जो लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने की बात कही जा रही एक विशेष समय के बाद ये नहीं रहेगी, ये 334 में कहा गया, लेकिन वो विशेष समय कब होगा इसका उल्लेख नहीं किया गया। तो जो 10 साल की बात कहीं कहीं कही जाती है वो लोकसभा और विधानसभा के लिए, बाकी समय जगह के लिए नहीं है। अनुच्छेद 334 का महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना। ठीक है, 334 के का। 338 में क्या किया गया, अनुसूचित जाति आयोग। फिर अनुच्छेद 338 के का अनुसूचित जनजाति आयोग। होता क्या था, आज़ादी के बाद SC ST समुदाय के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, क्योंकि ये लोग पीछे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होते थे, तो उन्हीं चीज़ों का सॉर्ट आउट करने के लिए, देखने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए इनका गठन किया गया था, लेकिन ये ज़्यादा कारगर नहीं हुए थे।
क्योंकि घटनाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही रही थी। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जो एससी आयोग आया था, और 338 के का के तहत बाद में एसटी के लिए अलग आयोग आया गया था। तो एससी एसटी आयोग 338 का के तहत फिर क्या किया गया, अनुच्छेद 338 का के लिए यह देखा गया कि कुछ मामलों में भेदभाव ओबीसी के साथ में भी आ रहा है, तो 338 के खा के तहत पिछड़े वर्गों के लिए भी आयोग बनाए जाने की बात कही गई। 340 में पिछड़े वर्ग जो है उनकी दशाओं के अन्वेषण करने के लिए, उसको देखने के लिए आयोग की नियुक्ति की जाने की बात कही गई। फिर 343 के तहत क्या किया गया, बात की गई, बताया गया, साफ साफ लिख दिया गया कि जो संघ की राजभाषा होगी, यानी राजकाज कैसे चलेगा, उसकी जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, और जो लिपि होगी, जो लिखा जाएगा, वो देवनागरी में लिखा जाएगा। यानी अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये बात साफ साफ लिख दी गई। फिर 344 में राजभाषा आयोग बनाए जाने की बात कही गई। ठीक है, इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में बताइए, यानी कई, जैसे हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी और उर्दू दोनों है, तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 350 के का, इसके प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम मदर टंग जो होती है, जो स्थानीय भाषा होती है, उसमें शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी, सुविधा की जाएगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 350 के का में बताया गया है। फिर 350 के खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी या विशेष प्राधिकारी की बात कही जा रही है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, 352 में क्या कहा जा रहा है, 352, 56 और 60 ये आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, देखिए 352 में क्या कहा जा रहा है, आपात की घोषणा, जैसे युद्ध हो जाए, बाहरी कोई देश, चीन वगैरह, पाकिस्तान, ये सब अटैक कर दे, या देश के ही अंदर हमारे सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कोई वर्ग खड़ा हो जाए, जैसे खालिस्तानी होता है, या कोई अपना अलग देश की मांग करने लगे, तो उस संबंध में जो आपातकाल लगता है, युद्ध के कारण बाह आपातकाल के संबंध में, सशस्त्र विद्रोह के संबंध में, वो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। फिर 356 के तहत चलता है कि राज्य में कोई राज्य है, वो वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या राज्य शासन सही तरीके से ना कर पाए, या केंद्र की नियमों को ना पालन करे, वो एक अलग ही अपना चले, तो उस स्थिति में राज्य में भी कहा जाता है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में आपात लग जाता है, ये लगता है 356 के तहत। यानी अगर कोई देश अटैक कर देगा हमारे ऊपर, या कोई विद्रोह हो जाएगा, जैसे रॉकी भाई दिखाया गया ना मूवी में, तो केजीएफ में कैसे हथियार लेके ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, या खालिस्तानी जैसे आंदोलन आ जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पूर्वोत्तर के राज्य मानने लगे हमको अलग देश दो, तो ऐसी स्थिति में जो आपातकाल लगता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। फिर संवैधानिक तंत्र के विफल के होने पर जो आपातकाल लगता है उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। संवैधान राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में जो लगता है आपात। फिर 360 के तहत ये माना जाता है कि वित्तीय आपात, यानी वित्तीय स्थिति संकट में पड़ जाए, यानी ऐसा हो जाए कि हमारा पैसा के मामले में हम लोग बिल्कुल वो हो जाए, हमारे पास पैसा ही नहीं रहे अपना देश चलाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। वेतन काटे जाते हैं, और कई मामलों में सरकार पैसा मतलब जमा करती है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वो सारी प्रक्रिया किया जाता है। फिर बचा एक अनुच्छेद क्या है, 355, बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांत से राज्य की संरक्षा करने का संघ कर्तव्य। तो कभी भी बाह्य आक्रमण होगा तो देश की जो रक्षा करेगा कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, उसके बारे में बताया गया 355 में। 365 में बताया गया है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, यानी संघ जो निर्देश देगी राज्यों को उनको पालन करना है और नहीं कर पाते हैं तो क्या उसका प्रभाव होगा, वो 365 में बताया गया। 368 में संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी लिए प्रक्रिया, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि संविधान में भी तो हमारे संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, ताकि हमारा संविधान जीवंत बना रहे। जो नए नए सुधार होते हैं, जो दुनिया बदलती है, तो उसके अनुसार से अपने संविधान को भी उसमें सकारात्मक परिवर्तन कर सकें, उसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। 370 में वही जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष उपबंध था, उसको तो अब खत्म कर दिया गया है, सरकार ने हमारी खत्म कर दिया है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम था सरकार का। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। फिर देखिए 371 अब राज्यों के लिए विशेष उपबंध आ जाएगा, 370 से चालू होता है, फिर 371, 371 के का, 371 का खा, 371 का गा, 371 का घा, फिर चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, ये सभी अलग अलग राज्यों के बारे में अलग अलग विशेष उपबंध बताए गए। 370 के बारे में जम्मू कश्मीर से संबंधित था, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, फिर नागालैंड के बारे में, असम के बारे में, मणिपुर के बारे में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में, सिक्किम के बारे में 371 का चा, फिर मिजोरम के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, गोवा के बारे में विशेष उपबंध देखिए दिया गया है। 371 का कर्नाटक राज्य के बारे में।
खत्म हो गए। अब 393 में क्या है, संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है भारत का संविधान, ये लिख दिया गया है। 394 का काम है संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ये उल्लेख किया गया 300। अब हमारा जो ये नोट्स था जिसमें पूरे संविधान महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो पढ़ लिए। अब इसका नोट का जो शुरुआती हिस्सा है कुछ बहुत, ये पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो 2024 की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो हमारा जो संविधान है उसमें गणना की दृष्टि से देखें तो कितने अनुच्छेद हैं, 471 है। ये कैसे हो गए हैं, जैसे 394 का खा गा, ऐसे अगर जोड़ा जाएगा का खा गा वालों को भी शामिल कर लिया जाएगा तो कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, 371। लेकिन अगर बात करें क्रमांक की दृष्टि से अभी भी अनुच्छेद 395 ही बने हुए। शुरुआत में कितने थे, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां 12 हो गई हैं, 22 भी ये भाग भी 12 है और अनुच्छेद 395 ही है। लेकिन इनमें काखा गागा ऐसे जोड़ते गए हैं, इस वजह से 471 हो गए। सभी अतिरिक्त अनुच्छेद जितने भी जोड़े गए हैं इनको मूल अनुच्छेदों के साथ में का खा गा ये लगा करके जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गए। तो संविधान के भाग भी पहले 22 ही थे लेकिन 25 है, लेकिन मूल रूप से आप देखोगे तो 22 ही भाग हैं, 22 भाग हैं, 25 नहीं है। लेकिन काका गागा उसमें जुड़ गए इसलिए 25 हो गए। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मूल हमारा संविधान था उसमें कितने भाग थे, तो उसमें भाग थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब अनुसूचियां भी 12 हो गई, 4 अनुसूचियां बढ़ गई। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद या तो जोड़े गए या तो उनको हटा दिया गया, कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ निकाले गए और अनुसूचियां भी इसी तरीके से जोड़ी गई हैं, जो 8 से बढ़कर अनुसूचियां 12 हो गई हैं। विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। ठीक है, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में दिया गया है, जो विदेश वाले शामिल हो चाहे जैसे सिक्किम वगैरह, कल को बांग्लादेश हमारे यहाँ पे, तो अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्यों का गठन हमारे देश की सीमा के अंदर जो राज्य हैं, जो क्षेत्र है, उनसे ही नए राज्यों को बनाना है, वो अनुच्छेद 3 के तहत आता है। फिर विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22, 36 से 51 तक वही नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में अनुच्छेद, जो समान न्याय मिलना चाहिए चाहे जितना गरीब व्यक्ति हो अमीर व्यक्ति हो, तो ऐसा 239 में क्या कहा गया। फिर ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी ग्राम पंचायत गठन हो गया। काम दो सबको, तो काम, शिक्षा, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। फिर कार्य करने, अब काम मिल गया है तो काम करने की ऐसी व्यवस्था हो कि मानवीय दशा हो, न्यायोचित दशा हो, और अगर महिला कोई काम कर रही है तो वो गर्भवती हो जाती है तो उसको प्रसूति सहायता दो, वो अनुच्छेद 42 में यानी 40 के तहत काम, ग्राम पंचायत, फिर काम दे दो, अच्छा काम, शिक्षा, लोक सहायता, फिर काम मिल जाए तो काम करने की न्यायोचित दशा हो, मानवीय दशा है, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 42 में। फिर समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, शैशव पूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णन किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। 48 में क्या दिया गया है, कृषि एवं पशुपालन के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद, ये सब उसी तरीके से दिया हुआ है जो हम अभी पढ़ के आए, तो इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, ये सभी उसी तरीके से दिए गए हैं जो हम अभी पढ़ के आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं है, इनको आसानी से जल्दी से देख लेते हैं। अनुच्छेद कह रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान में कितना, 400 से अधिक अनुच्छेद है, 471 इनकी संख्या हो गई है। लेकिन मूल देखेंगे तो 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन काका गागा वगैरह जोड़ देने से ही ज़्यादा हो गए हैं। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आज अनुसूचियाँ बढ़ के 8 से 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद, तो गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की बात कहें तो 471 अनुच्छेद है, वो इसमें दिया नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, इसका कोई नहीं। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। चलिए देखते हैं। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं।
राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। देखिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस में दिया गया, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। और भारतीय संविधान का भाग 3, देखिए भाग 3 में गलत हो गया इधर से, सॉरी। हाँ, तो चलिए मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन की बात करें, नागरिकता भाग 2 में, यहाँ देखिए भाग 2 अनुच्छेद 2 में कंफ्यूज किया हुआ है ना अधिकरण के बारे में 323 का ये। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323A। 7वां नंबर, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान क्या होता है, कोई धन विधेयक होता है कर लगाने वाला, हटाने वाला, तो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से पास नहीं होता है, यानी रखा ही नहीं जाता। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये अनुच्छेद 117 में कहा गया। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के तहत उल्लेखित जो कर संबंधी जितने भी प्रावधान है, कर को लगाने से संबंधित विधेयक हो या हटाने से संबंधित विधेयक है, ये राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 8वां क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। वित्त विधेयकों के बारे में अनुच्छेद 117 के बारे में बताया गया। वित्त विधेयक, धन विधेयक 110, धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के बारे में, वित्त विधेयक 117। और धन विधेयक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है आगे हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं 9वां नंबर हमारा क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के तहत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 312 में ये बताया गया है कि जो राज्यसभा होती है ये अगर चाहे तो अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जैसे IAS IPS होती है ना, ऐसे ही नई सेवाएं, जैसे अगर कर के लिए नई जजों से संबंधित एक अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है तो ये राज्यसभा ही बना सकती है। कैसे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ऐसा कर सकती है, ये किया जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत। फिर अनुच्छेद 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है, निर्वाचन आयोग का, ठीक है। ये बाकी ये जो है ये पढ़ के आए तो इसको बार बार देखने का कोई मतलब नहीं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही, 48 नहीं सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित है। 39 के ए, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में समान नागरिक संहिता और 39 के ए में समान न्याय और विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। और जो न्यायपालिका का कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, यह अनुच्छेद 48 में वर्णन किया गया है। अच्छा, कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथककरण यह अनुच्छेद 50 में, 48 में नहीं है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन के संबंध में संगठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर देखिए अनुच्छेद सुमेलित करना है, सुमेलित अनुच्छेद और विषय दिया गया है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय किसको किसको नागरिकता मिलनी थी ये बताया गया। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कैसे होगी, गठन कैसे होगा। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार ये बताया गया है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल कैसे लगेगा ये बारे में बताया गया है, ठीक है। अंश फिर सुमेलित करना है, 13वां नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से बताया गया है, ठीक है। तो देखिए 368 है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया से संबंधित। अनुच्छेद 56 है नीति निर्देशक, 36 है नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 के बारे में किसके बारे में, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। और अनुच्छेद 368 संशोधन के बारे में, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, फिर मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 ये बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधानता नए राज्यों का शामिल करना, अनुच्छेद नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत। राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकता है, ये अनुच्छेद 111 में आता है। चलिए देखते हैं, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में आता है, जैसे कोई देश से बाहर का कोई शामिल हो रहा है तो अनुच्छेद 2 के तहत। समानता का अधिकार या विधि की समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, यानी किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो, किसी को जैसे पहले ही
जान जाओ कि वो देश के लिए खतरा है। जैसे इस समय सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी हुई थी, एक समय चंद्रशेखर रावण को हुई थी, तो ये सभी निरोध वगैरह ये सब नहीं कर सकते। इसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 22 में दिया गया है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचा तो वो अनुमति देगा कि नहीं देगा, कितने दिन में देना है, क्या प्रक्रिया होगी, सारा वर्णन अनुच्छेद 111 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 115वां फिर सुमेलित करना है। अनुच्छेद 54, 75, 155, 164 व्याख्या देख लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कैसे नियुक्ति होती है, 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और अनुच्छेद 170 में क्या बताया गया है? राज्य की विधानसभाओं की क्या संरचना होगी, ये बताया गया। 16वां नंबर फिर सुमेलित करने से संबंधित अनुच्छेद 61, 67 का खा, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। चलिए देखते हैं। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, कैसे राष्ट्रपति को हटा सकते हो, उपराष्ट्रपति का हटाया जाना, ये है अनुच्छेद 67 का खा। फिर स्पीकर को हटा, सब हटाने से संबंधित है। स्पीकर को यानी लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हो, 94। फिर राज्यसभा के उपसभापति को कैसे हटा सकते हो, ये 90 में आता है। तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। फिर आता है सुमेलित करने संबंधित अनुच्छेद 324, 315, 280, 338। तो 280 तो वित्त आयोग से संबंधित है, 324 संबंधित है अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। 315 ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है, 280 वित्त आयोग से संबंधित है, 338 एससी आयोग से संबंधित है जो अनुसूचित जाति से संबंधित आयोग है, और 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। फिर सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, 323 का ए, 324, 330, 320। चलिए देखते हैं 323 का ए प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन से संबंधित, 330, 320, 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, 330 में एससी और एसटी जनजातियों के बारे में जो आरक्षण दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है लोकसभा में, यानी जो हमारी लोकसभा होती है उसमें एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसके बारे में 330 में बताया गया है, ठीक है। हाँ, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारत की संचित निधि, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280, अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266। तो देखिए भारत और राज्य की संचित निधियां 266, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148। फिर सूची 1 को 2 से उसी तरह सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 संविधान संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल, अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं 312, संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280 और वित्तीय आपातकाल 360, यही आ जाता है। चलिए देखते हैं, फिर से सुमेलित करना है। 21 नंबर क्वेश्चन है। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। प्रशासनिक अधिकरण वही 323 का ए, वित्त आयोग 280, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी 315 के तहत आता है। फिर देखिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सभी सही सुमेलित है। तो चलिए कौन कौन से इस सुमेलित इस प्रकार से, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, यूपीएससी के बारे में अनुच्छेद 315, प्रशासनिक अधिकरण 323, वित्त आयोग 280, अंतर्राज्यीय परिषद 263। ठीक है, अगला जो हम फिर से सुमेलित करने वाला देखते हैं अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 98 और 239। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 26, 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में अनुच्छेद 26 के बारे में वर्णन किया। 239 किससे संबंधित है? संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसी प्रकार से 239 के का और का में संबंधित किसका? दिल्ली के बारे में, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 98 किससे संबंधित? संसद का सचिवालय से संबंधित है। ठीक है, किसका सुमेल सही है ये बताना है। तो चलिए सही सही वाले पढ़ लेते हैं। 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। कोई हमारे देश में अटैक कर देता है, बाहर से आक्रमण कर देता है, या हमारे देश में ही सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो उसको हम दबाने के लिए कैसे निपटेंगे, वो 352 में बताया गया है। 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया।
78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, कि क्या काम चल रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति को बताते रहें समय समय, राष्ट्रपति भी ऐसा मांग सकता है। अनुच्छेद 152 में क्या बताया गया है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसमें व्याख्या ही देख लेते हैं। अनुच्छेद 215, 222, 226, 227। तो 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी जो हाई कोर्ट होते हैं वो भी अभिलेख न्यायालय होते हैं। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होना, यानी ट्रांसफर होने के बारे में बताया गया है 222 में, कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर होता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की शक्ति, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट निकाल सकते हैं, और उसकी जो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 227 के सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका सुपरविजन करने का काम कौन करता है, उनको सुपरवाइजर की तरह देखता है, कितना सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये तुम गलत की हो, ये सारी बातें अनुच्छेद 227 में बताया गया। 26 में क्या बताया जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान की बात कही गई। तो उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान बताया गया है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुच्छेद 241 में। अनुच्छेद 239 किसके लिए, संघ राज्य क्षेत्रों का कैसे प्रशासन चलेगा, दिल्ली का कैसे चलेगा, और इसीलिए तो दिल्ली में का जो जुड़ा हुआ है का में, तो 239 के बारे में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जुड़ा, कैसे इनका शासन चलेगा। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की दी गई है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट, 242 में ये खत्म कर दिए गए 242। फिर सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, 75 का 1, 131। तो 148 किससे संबंधित है, 76 किससे संबंधित, देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76, 148, 131 और 75 का 1। 75 का 1 केंद्रीय मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में बताया गया। 76 में महान्यायवादी यानी सरकार के वकील के बारे में। 148 के बारे में चौकीदार, जो हमारे पैसा जो होता है सरकार का, पूरा देश का, उसका देख रेख करता है, वो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक होता है। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या क्षेत्राधिकार होगा इसके बारे में बताया गया। फिर सुमेलित करना है उसी तरीके से, ये देखिए प्रावधान दिया, विधि के सम्मुख समता, काम करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये सारी चीज़ें। विधि के सम्मुख समता अनुच्छेद 14 में, काम करने का अधिकार चलिए देख ही लेते हैं, यहाँ ज़्यादा सही रहेगा। विधि के सम्मुख समता अनुच्छेद 14, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय परिस्थितियां अनुच्छेद 42, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देख रेख और शिक्षा को उपबंध अनुच्छेद 45 में दिया गया है। जो लास्ट नंबर हमारा सेकंड लास्ट है या लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो दिया गया है। चलिए एक पॉइंट है, ये देख लेते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया मौलिक अधिकार में, और जो बच्चों के लिए, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे उनके लिए देख रेख करना, उनकी शिक्षा को बंद करना, ये अनुच्छेद 45 में पहले से दिया हुआ था, लेकिन 2002 में 86वें, देखिए अनुच्छेद 45 में पहले से ये बात दी हुई थी कि जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके लिए, जो बच्चे जो बचपन होता है तो उनका देख रेख करना, शिक्षा को बंद करने से संबंधित प्रावधान किया गया है, और उनके बारे में एक कानून भी लाया गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में, और मौलिक अधिकार एक जोड़ दिया गया 21 के का, जिसके माध्यम से मूल अधिकारों के रूप में यही शामिल कर लिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनकी देख रेख करना और उनका शिक्षा देने की व्यवस्था करने का अधिकार है, राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, ये बताया। फिर जो हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सी नहीं सही है, बाकी सही है। राज्यों के बारे में, विशेष उपबंध के बारे में बताया गया कि कौन कौन से राज्यों को विशेष उपबंध है, तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर पूरा होगा।